अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ है रऊफ क्लास्टर साहब। नाजरीन, दहशतगर्दों को शहीद करार देने वाले अमीर जमात इस्लामी मुनव्वर हसन ने बयान देते हुए क्या ये सोचा कि इससे हमारे शहीद अवाम और उनके अहले खाना पर क्या गुजरेगी? क्या ये पूरी कौम की तौहीन नहीं है? और तो और इस मजम्मती बयान के बाद मुनव्वर हसन अभी भी ये कहते हैं कि पाकिस्तानी फौजी शहीद नहीं है, हकीमुल्लाह महसूद शहीद है। ऐसे बयानात के बाद पाक फौज के तर्जुमान ने अब ये कहा है कि मुनव्वर हसन अपने इस बयान पर माफी मांगे। कोई जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाने की बात कर रहा है तो कोई चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से नोटिस लेने का मुतालबा। सवाल यह है कि मुनव्वर हसन ये तो बताएं कि अगर दहशतगर्द शहीद है तो उनके हाथों मारे जाने वाले आखिर बेगुनाह लोग कौन है? आज इस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से तजारती अमल पूरे मुल्क में रुक कर रह गया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सामान की किल्लत का भी खदशा पैदा हो गया है। गुड ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि 17 मुतालबात की मंजूरी तक ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल को जारी रखने का फैसला किया है। आखिर उनके ये मुतालबात क्या है और इनको माना क्यों नहीं जा रहा? क्या रुकावट आड़े आ रही है? इस पर आज हम बात करेंगे। इसके साथ ही कुछ अहम खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे काजी साहब और क्लासर साहब। जी क्लासर साहब, सबसे पहले आपसे जान लेते हैं। जी शाजिया, दो स्टोरीज हैं। एक तो आपको पता है चौधरी निसार अली खान साहब आजकल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वही बने हुए हैं। उनके पास इतना वक्त नहीं रह गया कि जो हमारी इंटरनेशनल जो ओब्लिगेशन है कि उनको पूरा कर सकें। आज ही आपके सामने एक स्कैंडल ला रहे हैं कि कैसे वजारत दाखिला की नाअहली की वजह से और वजीर दाखिला के पास वक्त नहीं था, 150 से ज़्यादा पाकिस्तानी पुलिस अफसरान और अहलकार थे जिनको यूएनओ ने सेलेक्ट किया था पीस मिशन के लिए, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाना था। वजीर दाखिला को वक्त ही नहीं मिला कि उन फाइल्स को पढ़ सकें और उन पर फैसले करके उनको ये भेज सकें। वो डेट गुजर गई है। पाकिस्तान के 150 से ज़्यादा पुलिस अफसरान और अहलकार बाहर क्यों नहीं जा सके, इस पे आपको हम डिटेल से बताएंगे कि पूरी दुनिया के मसाइल हल करते करते हमारे पास वक्त नहीं रहा कि कुछ बैठ के फाइलें भी देख लें। और दूसरी भी ये स्टोरी इस्लामाबाद पुलिस के मुतल्लिक है कि इस्लामाबाद में जो क्राइम यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे ये तशद्दुद बढ़ता जा रहा है, चोरी, डाके, कार चोरियाँ और दीगर क्राइम और भत्ताखोरी, तो पुलिस अफसरान ने जो इस्लामाबाद के बड़े बड़े टॉप गन्स हैं उन्होंने आवाम को सिक्योरिटी देने के बजाय खुद अपनी सिक्योरिटी पे जो ये भारी हमला रख लिया है, उसकी डिटेल बताएंगे कि वो कौन सा एक पुलिस ऑफिसर है जिसने 10 गार्ड्स अपने लिए रख लिए हैं, एक ने 8 रख लिए हैं। घरों पे पुलिस मुलाजमीन को इन्होंने अपना मुलाजिम के तौर पर रख लिया, नाम सिक्योरिटी का दिया है। और 70 से ज़्यादा जो यहाँ पुलिस के लोग हैं वो इनके घरों की ड्यूटीज़ दे रहे हैं। वो भी डिटेल के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे कैसे इस्लामाबाद जो है उसके पुलिस अफसरान इन्होंने अपने महतियातों को अपनी ही सिक्योरिटी पर रख लिया। ठीक है जी काजी साहब, आप क्या बताएंगे? शाजिया, एक तो फॉलो अप है बल्कि डेवलपमेंट है। असलम खान की स्टोरी कसूर से हमने बार बार उसको जो है टेकअप किया और उसके बाद पता ये चला है कि वो जो मुल्जिमान थे कसूर रेप केस के में जो इन्वॉल्व हैं वो सरहद पार करते हुए पकड़े गए हैं। वो क्या तफसील है, असलम खान हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। और फिर मैंने ख़ास तौर पर ये स्टोरी जो एक खौफनाक तूफ़ान हिट किया है फिलीपींस को, इसमें हम बात ये करेंगे कि ये कौन सी मौसमियाती तब्दीलियां हैं और किस तरह से कौन से ममालिक जिम्मेदार हैं जो इतनी बड़ी 10,000 आदमी वहाँ मर गया और फ्लैटन हो गया और हमारे यहाँ भी सैलाब आ रहे हैं। तो ये कुदरती आफात, ये जो इंडस्ट्री है जो इन्होंने लगाई है जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है और 4 कोड़ियाँ बचाने के लिए इंसानों को बर्बाद करते हुए, ये क्या कहानी है? और चलते चलते अगर वक्त मिला तो बात कर लेंगे कीमतों का। लाहौर में कीमतें फिर बढ़ गई। हमारे साथ शायद हमारे नुमाइंदा उनसे पूछें कि कल कुछ छापे भी हुए, तो ये प्राइसेस क्यों कंट्रोल में नहीं आ रही? आए रोज़ लोग तंग हैं, उनके नाक में दम है, ये क्या कहानी है? ठीक है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन, पाक फौज का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। मुनव्वर हसन के बयान पर पाक फौज के तर्जुमान ने कहा है कि मुनव्वर हसन अपने बयान पर माफ़ी मांगे, इससे पूरी कौम और जो हमारे शहीद फौजी हैं उनके अहले खाना की, उनके लवाहिकीन की दिल आज़ारी हुई है। क्लासर साहब, मुनव्वर हसन तो अपने बयान पर अभी भी कायम है। वो कहते हैं हकीमुल्लाह महसूद शहीद ही है और पाकिस्तानी फौजियों को वो शहीद नहीं समझते। साथ ही वो ये कहते हैं कि हमारी सोच और तालिबान की जो सोच एक है, हमारी मंजिल एक है, लेकिन रास्ते अलग हैं। हमारी तो अपनी सफों में तालिबान की सोच रखने वाले हमारे लीडर्स मौजूद हैं, एक मजहबी जमात के लीडर हैं, तो हम दहशतगर्दों से मुल्क का सफाया करने की बात फिर कैसे करते हैं? इनकी सोच कैसे अलग है शाजिया? ये जो कहते हैं हमारी कि हमारा तरीकाकार अलग है। तरीकाकार एक है, मौका नहीं मिल रहा। बंदे वो कत्ल करते हैं, उनको ये शहादत के दर्जे पे ये फैज करते हैं। अच्छा, मुझे जो हैरानी है, जो बार बार मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, वो ये मुनव्वर हसन के बयान से नहीं है।
मुझे जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके बयान से लाखों की तादाद में ये पढ़े लिखे लोग हैं और मौलाना मदूदी साहब की एक फ़िलासफ़ी को लेकर चलने वाले हैं। बड़ा उनका क्लियर स्टैंस था कि जहाद कौन कर सकता है, कैसे कर सकते हैं, रियासत कर सकती है, यार आप और मैं शुरू हो जाएं, गन उठाएं और जिहाद शुरू कर लें, यहाँ पे कौन शुरू। और सबसे जो ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं जमात इस्लामी के फॉलोअर्स, कोई एक आवाज़ भी नहीं आ रही कहीं से। ये अपने आप को डिसिप्लिन कहते हैं, ये अपने आप को मुहिब्बुल वतन कहते हैं, इस मुल्क का बहुत बड़ा शहरी कहते हैं। सफाइयां देते फिर हैं, मुनव्वर हसन को बचाते फिर हैं कि जमात इस्लामी के अमीर ने बिल्कुल ठीक बयान दिया है, वो तो मुश्किल में पड़े हुए हैं। ये मैंने कल सुना था उनके अमीरुल अजीम साहब का, उन्होंने बिल्कुल ठीक बयान दिया है। तो फिर वो बता दें जो 40,000 बंदा उनके हाथों मरा उसका स्टेटस बता दें, उस पर चुप हैं ये। आप कह दें कि वो जहन्नुम में जाएंगे, फिर आप कहें क्योंकि शहीद तो जन्नत में जाएगा, आप फिर डट के इस पाकिस्तान की मुखालफत करें। एक जमात इस्लामी को क्रेडिट देना चाहिए। इन्होंने 65 साल पहले जो मुल्क की इन्होंने आके पाकिस्तान बनने की मुखालफत की, कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी आज तक कायम है। ना वो इस मुल्क के शहीदों को मानती है, ना इस मुल्क के जहाँ पे कुर्बानी देने वालों को मानती है। एक चीज़ का ब्लेम इनको भी लेना पड़ेगा, हमारे इस्टेब्लिशमेंट को जो आज उनसे कह रही है माफिया मांगे। इन्होंने जमात इस्लामी को जनरल जिया के दौर में प्रमोट किया था और जनरल जिया के दौर में स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को एक तशद्दुद का गढ़ बनाया था। स्टूडेंट्स को मारा गया था, मॉडरेट सोच ये रखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको कत्ल किया गया, उनको टॉर्चर किया गया। और उसी वक्त यही हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी, इन्होंने उनको प्रमोट किया। अफगान जहाद में जो पार्टनर से डॉलर बांट के खाए इन्होंने, जो कंट्रैक्ट पाकिस्तान को मिला था जंग लड़ने का कि अफगानिस्तान में, उसको सबलेट किया गया। और यही की पूरी फौज, उस वक्त तो ये शहीद थे सारे, उस वक्त हमारी फौज जो भी करती थी वो ठीक करती थी। और हमारी फौज के जवान जो आते थे वहाँ पे जाने कुर्बान देते थे, वो जमात इस्लामी के नज़दीक वो शहीद थे। उस वक्त अमेरिकन भी ठीक थे, क्यों वो रशियंस के खिलाफ लड़े थे। सो इनकी जरा डबल स्टैंडर्ड आप देखें कि इस फौज के साथ मिलकर आप लड़ते रहे हैं। हाँ। उस वक्त तो आपको शहीद नजर आते थे, इसी फौज के साथ मिलकर अमेरिका से डॉलर लेते रहे हैं, आप अपने आप को प्रमोट करते रहे। आपके बच्चे जमात इस्लामी के बहुत अमीर गुजरे जिनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते रहे हैं। अब उस वक्त तो आपको नजर नहीं आता था कि अमेरिका एक काफिर रियासत है, सियासी मफाद के लिए नहीं। देखें, मैं थोड़ा सा तफसील में जाता हूँ, जाना भी जरूरी होता है। एक जुर्म हुआ था यहाँ, बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। एक जुर्म ये हुआ था 1978 में कि कुछ लोगों ने मिलके अफगानिस्तान में अपनी तकदीर बदलने की कोशिश की। उस इनकलाब के बाद वहां औरत बिकनी बंद हो गई, वहां एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म खत्म हो गया और उन्होंने कहा जमीन उसकी होगी जो काश्त करेगा, तालीम उसको देंगे, तालीम हर आदमी का फर्ज होगा। ये वो गुनाह था जिस गुनाह के बदले ये सारे बने जहादी वहां पे गए और ये सारी पार्टीज और जवालक जिसका ये जिक्र कर रहे हैं। कोई हाल नहीं होता माजी के बगैर और कोई मुस्तकबिल नहीं होता हाल के बगैर। पहले तो हम ये पर्सपेक्टिव में रखें कि वो जुर्म था अफगानों का कि उन्होंने अपनी तकदीर बदलने की कोशिश की, अपनी डेस्टिनी अपने हाथों में लेने की कोशिश की। आज उसकी सजा न सिर्फ हमें मिल रही है उन अफगानिस्तान, और मैं फिर वो कोट करता हूँ डॉक्टर नजीब को, जिन्होंने कहा था जो जिनकी लाश उल्टी लटकती रही थी और ये बगले में जाते रहे थे, अब क्या करेंगे ये। तो उन्होंने कहा था कि जाओ जाके इजराइल से आज़ाद करवाओ, अमेरिका से आज़ाद कराओ अपनी आबादियों को, ये जो अरब यहाँ आए थे, और हमें भी कहा कि मत करो। ये वो गुनाह अजीम था कि इसका अब कोई मदावा नहीं हो पा रहा हमसे। हम जूं जा रहे हैं तो इसी में अभी ये देखो, ये बहस जो कितनी अहम है इन दी अल्टीमेट एनालिसिस। देखिए ये शहादत और गैर शहादत बयान ये अहम है, बहुत अहम है। आप करता हूं ना, ये पार्शियल व्यू ऑफ ये शहीद हुए। मुझे ब्रेक लेने से फिर आकर इस पर बात करते हैं कि बहस आखिर इतनी अहम क्यों है। ये भी हमारे मीडिया में बहस चल रही है कि आखिर इसको इतना सीरियस क्यों लिया जा रहा है। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुनव्वर हसन अपने बयान पर माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, लेकिन इससे बढ़कर मीडिया में ये डिस्कस होना, इस बहस को जारी रखना कि ये मौजू है आखिर कितना अहम, ये बहस अहम नहीं है कायसा? देखिए बात यह है कि हम तो नहीं समझते कि बैतुल्लाह महसूद जो है, जो हम तो इत्तेफाक नहीं करते हकीमुल्लाह महसूद मुनव्वर हसन साहब का, लेकिन ये ना ये पार्शियल व्यू ऑफ रियलिटी होता है। देखना अब वो आप किसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर तो मुनव्वर हसन साहब अपने आप को उनके साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो फिर उनका नजरिया शहादत वो होगा जो वो बयान फरमा रहे हैं। हम नहीं कर रहे तो हम कर रहे हैं। मगर बात यह है कि हम जितने बड़े मसाइल में घिरे हुए हैं, एक ऐसा बयान दे देना, और अभी अब राजा साहब कह रहे हैं ये उन्होंने जाती हैसियत में दिया। तो जाती हैसियत कब शुरू होती है और जमात अमीर की हैसियत कब खत्म होती है, ये तो हमें अब यानी इसको कहीं डरा होना चाहिए। लेकिन इससे दिल आजारी बहरहाल हुई है। देखो ना, मैं खास तौर पर एक ऐसे इलाके का रहने वाला हूँ जहाँ पे फौज के बहुत ज्यादा लोग हैं, और मैं
2-3 जंगों में मैंने देखा है कि वहाँ जितनी मैंने माओं को बाहर दहलीजों पे बैठे बच्चों का इंतजार करते देखा। नेवी में हमारे हमसाए में थे, वो बेचारे आए ही नहीं वहाँ पे। तो ये जस्ट एक बड़ी बेरहमाना बात है। और किसी को ये जो बयान दिया गया, बस वो क्या पोजीशन लेते हैं, खास तौर पे फौज ने बड़ा सख्त इसका लिया है, नोटिस लिया है। मगर बात यह है कि असल बात क्या है, असल बात तो खुल के सामने आ गई। असल बात यह है कि आज जिस जहाज से ये जहाज था या नहीं था, पहले फिर हमें ये भी बताएं। हाँ। आपने जाके अफगानों के घर में जो किया वो जहाज था अमेरिकी पैसों और डॉलरों से। यहाँ पे हेरोइन बिकती रही और ये कोकी खेल और क्या क्या कहानी यहाँ नहीं हुई। वो क्या था? इसका मतलब यह है कि आपने जहां भी इशराफिया के खिलाफ कोई भी मूवमेंट चली है, आप पहले पहुंच गए वहां पे अमेरिका का सुरखेल बन के कि नहीं भाई हम गरीब आदमी को हिलने नहीं देंगे, उठने नहीं देंगे। तो ये हुआ हर जगह पे, जहां गरीब आदमी अपना हक मांगेगा, लोग मांगेंगे हक और लेंगे। ये खाली खुली जो जमहूरियत है इससे नहीं काम चलेगा, अब आगे देना पड़ेगा। लेकिन इससे एक माइंड सेट का जरूर पता चलता है कि हाउ डू यू लुक डाउन अपॉन द मैसेज। कॉमन आदमी आपके लिए कितना अहम है और कितना अहम नहीं है। तो क्लासा साहब, आज भी उसी सोच की बात हो रही है जिस तरह बांग्लादेश में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी कि अपनी जो मजहबी सोच है इस सियासत में मुसल्लत नहीं कर सकते। आज भी यही बातें हो रही है कि जमात इस्लामी पर यहाँ पर भी उसी तरह पाबंदी लगा देनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो इसको सपोर्ट करता हूं कि ये जो मज़हब का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारे बहुत सारे मसाइल का जो मेन रीज़न है कि हमने मज़हब को मिक्स कर दिया है। आप किसी भी ये लीडर के कंडक्ट पे बात करते हैं तो फौरी तौर पर वो इसको मजहबी मसला बना लेते हैं। और दुनिया के बहुत सारे समझदार मुल्कों ने यह काम किया है कि मज़हब को उन्होंने नहीं इन्वॉल्व होने दिया और इन मौलवियों के हाथ में इस्लाम जिस तरीके की इन्होंने इंटरप्रिटेशन की और जैसे लोगों को तकसीम किया इन्होंने। आज भी देख लें 4 बड़ी पोलिटिकल जो मेजर आपकी पार्टीज जो हैं वो जो मज़हब के नाम पर पॉलिटिक्स करती हैं, इन चारों के एजेंडे डिफरेंट हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, इनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ इनकी इस्लाम इनकी डिफरेंट है। तो मुझे नहीं समझ आती किस बुनियाद पे आके ये सोसाइटी को तकसीम करते हैं। अच्छा, ना सिर्फ एक तो पॉइंट ऑफ व्यू है फेयर एनफ के पॉइंट ऑफ व्यू में रखने में, और फिर वैलेंट होते हैं, फिर वैलेंस को ये एंडोर्स करते हैं, फिर तशद्दुद को बढ़ाते हैं, जो तशद्दुद कर रहे हैं उनको शहीद का दर्जा देते हैं। इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए ऐसी सोसाइटी में। ऑलरेडी हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, ये मसाइल को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक जो काम करना चाहिए शोहदा के बुरसा को, और करना चाहिए इनको एक जॉइंट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके जानी चाहिए। हमें अपनी पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को भी टेस्ट करना चाहिए जैसे बांग्लादेश में टेस्ट किया गया था। इनको जाना चाहिए कि क्या इसके बाद मजहब के नाम पे इजाजत होनी चाहिए। आप पार्टीज बनाएं, आप यहाँ मजहब को आके एक्सप्लॉइट करें, लोगों के फीलिंग से खेलें, और जिनके बच्चे शहीद हुए इस वतन की हिफाजत के लिए उनको काफिर करार दें, और जिन्होंने उनको मारा है उनको आप शहीद करार दें। जवाब क्या दिया जा रहा है क्लासा साहब कि आप अमेरिका के साथ लड़ते हैं, अमेरिका को जो भी मारेगा वो शहीद होगा। एक तो हर बात में अमेरिका का इंटरफेयर करना और अमेरिका की बात को शामिल करना, यही हमारी सियासत में है जो अमल दखल रह गया है। शाहजहा, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब ये दौड़ शुरू हो गया, मुकाबला लग गया है। बिल्कुल। और भुट्टो और मुकाबला लग गया है कि जी सबसे बड़ा एंटी अमेरिकन कौन होगा। एक दूसरे को बढ़ चढ़, मौलाना फजल रहमान साहब ने कुत्ते को शहीद करार दे दिया, उन्होंने कहा जी मैं सबसे बड़ा अमेरिकन का दुश्मन हूँ। अब ये मुनव्वर हसन साहब थे, ये पीछे रह गए थे, इन्होंने कहा जी मैं कोई बहुत बड़ी कोई बढ़ के बात करूंगा, लोग मुझे सुने कि मैं एंटी अमेरिकन। इमरान खान साहब भी बाज़ दफा अब नेटो सप्लाई बंद करने वाले, उन्होंने कहा नहीं जी आप दोनों इतने बड़े एंटी अमेरिकन नहीं है, मैं बहुत बड़ा आपका एंटी अमेरिकन हूँ। एक चीज ये भूल रहे हैं सारे मिलके, भुट्टो साहब से बड़ा एंटी अमेरिकनाइजेशन का कोई लीडर नहीं था। यही लीडर थे इस वक्त मजहबी लोग थे जिनको भुट्टो साहब खुश कर रहे थे। एंटी अमेरिकनाइजेशन की वेव पे वो सवार थे, उनको भी बांस पे चढ़ा दिया और चढ़ाने के बाद उनको फांसी लगवाई। और यही सारे मजहबी लोग जनरल जिया की कैबिनेट में बैठे थे और मजे कर रहे थे। भुट्टो साहब ने एंटी अमेरिकनाइजेशन करके देखी हुई है, उससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ था। उनकी पार्टी 15-20 साल अजाब में रही, और वही भुट्टो साहब की बेटी जो है वही अमेरिकन के सहारे दोबारा पावर में आई, वही अमेरिकन की मदद मांगती थी और वहीं पे जाकर डील्स करके वो पावर में आते थे। पीपल्स पार्टी ने अपने सबक सीख लिए थे कि हजूर एंटी अमेरिकनाइजेशन करके इन लोगों के साथ खड़े होने का कोई फायदा नहीं है, और उन्हीं भुट्टो साहब को फांसी लगी। लेकिन हमारी सोसाइटी में पॉइंट स्कोरिंग करना आसान है अमेरिका के नाम पर। क्लासेस अब हमारी सोसाइटी की ये सोच है। एक बात और भी ऐड करें ना, ज़ियाउल हक साहब अमेरिका का साथ दिया, सबसे बड़ा उनका आशिर क्या हुआ, उनके अहले खाना कहते हैं हमें अमेरिकनों ने मारा था। जुल्फकार अली भुट्टो चले गए हेनरी किसिंजर से मिलने, हाँ जी, वो आप ये देखें कि इनका साथ जिसने दिया, इनका साथ इन्हीं हकीमुल्लाह महसूद इन लोगों ने दिया था, उनको भी वो मार रहे हैं।
बात ये है कि कोई इसमें परमानेंट दोस्त या वो नहीं होते जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं। मसला ये है कि क्या हम अपने मफादात को देख रहे हैं, इस मुल्क के जिन लोगों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उनके मफादात को देख रहे हैं? मेरा छोटा सा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ काजी साहब, कि भुट्टो से ज्यादा जो मैं बात पॉइंट दे रहा हूँ कि भुट्टो से ज्यादा तो किसी ने डट के मुखालफत नहीं की। तो ये जमात इस्लामी ये क्यों नहीं खड़ी हुई भुट्टो साहब के साथ? ये PNA क्यों नहीं खड़ा हुआ भुट्टो साहब के साथ? ये अवाम क्यों नहीं खड़ी हुई भुट्टो साहब के साथ? जब उनको फांसी लग रही थी, वो तो लीडर थे, उन्होंने तो बहुत ज्यादा स्टैंड ले लिया था और कहा था कि सफेद मुझे मारना चाहता है, रिकॉर्ड में मौजूद है। तो जमात इस्लामी किधर थी? जमात इस्लामी वहां से उठी है, जनजा के साथ बैठ के पूरे मुल्क को उन्होंने तबाह कराने में अपना रोल डाला है। क्लास साहब, एक बिट्रेल हुई थी 68-69 में, वो जो डॉक्यूमेंट लिखा गया था ना डॉक्टर मुबशिर हसन के घर, लोग उससे तवक्कुआत लगा के बैठे हुए थे। बाद में तरमीमात हुई थी, लोग मायूस हुए थे। जो असासी दस्तावेज है अगर आप पीपल्स पार्टी की निकालें, जिसकी बुनियाद पर 68-69 की मूवमेंट बनी थी और ये सारे राइट विंग उसके मुखालफ थे, वो जब आप लोगों को जब मायूस करते हैं तो फिर यही होता है। बहुत सारे पॉपुलिस्ट लीडर और भी उसी ऐड में इस तरह एग्जीक्यूट हुए थे, मगर उसमें वो कहते हैं ना कि दोज हू मेक हाफ अ रेवोल्यूशन डिग देयर ओन ग्रेव्स। एक काजी साहब, एक बड़ी अजीब सी हिस्ट्री, और बड़े हम लकी हैं कि हमारी जिंदगियों में ये सारी चीजें सामने हो रही हैं। यही जमात इस्लामी डार्लिंग थी इसी एस्टेब्लिशमेंट की। इन्हीं के जोर पे उन्होंने पाकिस्तान को ब्रूटलाइज किया था, कॉलेजों को किया, यूनिवर्सिटीज को किया, सोसाइटी में तशद्दुद किया और बड़े नेक प्रवीण बन के इस मुआशरे पे कर रहे थे। आज उसी फौज के सिपाहियों को और वो जो सोल्जर्स हैं, आज उनको वो आज शहीद का दर्जा देने को तैयार नहीं है। इन शोहदा के वर्सा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना चाहिए। इनको जॉइंट पिटीशन वहां पे सबमिट करनी चाहिए जमात इस्लामी के खिलाफ और इनके लीडर के खिलाफ। इसको बैन करवाना चाहिए कि इन्होंने जो शोहदा है हमारे पाकिस्तान में जिन्होंने जाने दिए उनको शहीद मानने को तैयार नहीं। जिसमें कहा जाता है कि जालिम के खिलाफ जितनी देर से उठोगे उतनी ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी और जालिमों के साथ जिंदा रहना भी एक जुल्म है। मुनव्वर हसन अगर इतनी मजहबी तालीमात और इस्लामी तालीमात देते हैं, उनको ऐसी स्टेटमेंट्स का भी पता होना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वो माफी मांगेंगे नहीं मांगेंगे। मीडिया में मसला जो है डिस्कस होता रहेगा। ये वैसे बात माफी से आगे की है शाजिया, ये बात माफी से आगे की है। ये बहुत बड़ा क्राइम है जो किया गया है कि मुल्क के 40,000 लोगों को आप शहीद नहीं समझते, अपने फौजियों को शहीद नहीं समझते, आपने करोड़ों लोगों को हल्ट किया है। ये माफी से बड़ा क्राइम है। बगावत के ज़मरे में भी आता है। बिल्कुल 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 जो बिलावल ने बात की, ये स्टेट के खिलाफ बगावत है। ये हुकूमत पाकिस्तान रियासत के खिलाफ बगावत की गई। आपने पूरी फौज में ये बात आपने स्प्लिट करने की कोशिश की है कि जो लोग लड़ रहे हैं, आप लोगों की कुर्बानियां जानों की कोई अहमियत नहीं है। बड़ी चीज है ये। बिल्कुल ये मसला आगे डिस्कस रहेगा मीडिया में। आगे बढ़ते हैं क्लास साहब, प्रोग्राम में बात करते हैं। पहले कॉलर ले लेते हैं लाहौर से। शफीक, हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। शफीकुर रहमान बोल रहा हूँ जी लाहौर से। जी जी बोलिए। मुझे ये बात करनी थी कि मुनव्वर हसन साहब ने ये जो बात की है, इसके पीछे ये उनके अल्फाज अपने ही नहीं थे, ये उनके मुंह में सलीम साफी ने डाले हैं। इसके ऊपर भी कोई थोड़ा सा सोचना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेकिन जमात इस्लामी मुनव्वर हसन साहब को छोटे से बच्चे नहीं है जी हाँ, कि उनके मुंह में मैं उनके मुंह में डाल दूं सलीम साफी डाल, ये फरीद पराचा ने कह दिया क्लासरा साहब कि उनकी जाती राय है, उनके कौन उनके मुंह में डाल सकता है, उनकी जाती राय है। नहीं, काजी साहब ने ठीक बात की है। नहीं, काजी साहब ने ठीक बात की है कि जाती राय क्या होती है। यू आर द अमीर ऑफ जमात। ये क्या बात हुई कि मेरी जाती राय है? जाती राय कोई नहीं होती। यू आर होल्डिंग ऑफिस, यू आर होल्डिंग ऑफिस, यू आर रिप्रेजेंटिंग जमात इस्लामी। और जमात इस्लामी ने बिल्कुल क्लैरिफिकेशन नहीं की, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। और ये जवाब आप सहाफी को अक्यूज नहीं कर सकते सलीम साफी साहब को, उन्होंने मुंह में डाली है। वो बड़े समझदार हैं, जानबूझ के बात की उन्होंने। और इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह चुके थे, जब अभी भी कहते हैं कि जो मैंने बयान दिया था उस पे मौक़िफ़ पे कायम हूं। इसलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसलिए उनको बेल आउट ना करें, वो बच्चे नहीं है कि ये सहाफी का कसूर है और वो बड़े इनोसेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। काजी साहब, हमने अक्सर देखा कि गुड्स ट्रांसपोर्टर अपने मुतालिबात इस तरह पेश कर देते हैं। कहा जा रहा है कि हमें बरामदी ऑडिट का नुकसान हो सकता है, जो ऐसी चीजें जो बहुत जल्द तल्फ हो जाती हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, ऐसी चीजें नुकसान होने का खतरा है। और ये ब्लैकमेलर्स हैं, जो ट्रकर्स आपने बनाए हैं, ये आपने बेसिकली इसको जो ऑन द बोन्स ऑफ पाकिस्तान रेलवे बनाए। पहले तो हमने पाकिस्तान रेलवे को बर्बाद किया। आप पहले तो ये बात समझें कि जो रेलवे है उसमें जो कास्ट है ट्रांसपोर्टेशन की वो बहुत मामूली है बनिस्बत इसके, और फिर वो एक सरकार के पास थी और वो अब इंडिया में अब भी चल रही है। तो पहली बात तो ये कि हमने जो हमारी तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट हुई है, उसकी वजह ये थी कि उसको बजाय डेवलप करने के हम ट्रकों पे आ गए। हमारा जो इनलैंड तक फासला बनता है वो एवरेज 20 से 22 किलोमीटर ये सामान लेके आते हैं, जो दुनिया में 70 से 80% है। तो हम दुनिया की एक बड़ी स्लो तरीन कौम बन गए हैं अपने इन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को डेवलप ना करने की वजह से। ये तो एक मामला हो गया। दूसरा मामला ये हो गया कि भाई आप वो तो हड़ताल भी करेंगे जब आपने रियासत ने
अपने स्टेक्स कम से कम कर दिए, और अभी अल्लाह भला करे इनका हमारे वजीर रेलवे कहते हैं कि बचा लेंगे इसको प्राइवेटाइजेशन से, तो इसको अगर हम डेवलप कर लें, तो हमने हर मामला वो किया कि जो कार्टल्स थे उनकी आबियारी की एट द एक्सपेंस ऑफ द मैसेज, एट द एक्सपेंस ऑफ आवर एक्सचेकर, हमने अपने खजाने को, और ये अब ये है, अब मुझे नहीं पता। अली आवाज आ रही है जी? अजी बताएगा कि ये मुतालिबात हैं क्या? कहते हैं कि हम मुतालिबात तब तक अपने जब तक नहीं माने जाएंगे हम हड़ताल जारी रखेंगे, और यौम आशूर में भी बताया जा रहा है इन तातीलात में भी हड़ताल जारी रहे, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है बरामदी ऑर्डर्स का। जी बिल्कुल, उनके जो मुतालबात हैं वो सूबाई, शहरी और वफाकी हुकूमत की सतह के हैं। और हैं क्या मुतालिबात हैं क्या अली? हाँ जी, उनकी जो मुतालबात हैं उनके वो जायज़, उनका कहना है कि मुतालबात हैं जिनको वज़ारत ट्रांसपोर्ट ने भी उनको जायज़ और तस्लीम किया है, जिसमें उनके जो मुतालबा था एक कि अभी मौजूदा हुकूमत की जानिब से एडवांस इनकम टैक्स जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट पर 50% जो कि लिया जाता था, अब 600% कर दिया गया था। गुज़िश्ता दिनों FBR में एक मीटिंग हुई थी जिसमें उसकी शरह कम करके 300% की गई थी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि ये शरह जो है 100% बढ़ा के 150% कर दी जाए, बजाय इसके कि और अमन अमान की भी कुछ बात की है उन्हें। हाँ जी, हम बिल्कुल उनके ये 16 मुतालबात हैं, जिसमें सबसे पहले अभी जो रिसेंटली जो एडवांस इनकम टैक्स का मसला उठा है, जिसकी वजह से 1 साल से गुड्स ट्रांसपोर्टर जो है हुकूमत को टैक्स अदा नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के मौके पर जो गाड़ियां जली थी उसके जो है मुआवजा है वो भी आज तक इनको जो है। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक पर जाने से पहले मुझे ये बता दें कि इनकी हुकूमत से बातचीत शुरू हुई? हाँ जी, शहरी और सूबाई सतह पर जो है हुकूमत की जानिब से कोशिश की गई है इनसे मुज़ाकरात की, लेकिन उनके क्योंकि मामला जो है वो वफाकी सतह के भी हैं, तो उनका ये कहना है कि जब तक उनके तमाम मसाइल हल नहीं हो जाते, एक मसला भी अगर उनका बाकी रहेगा तो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली मेहदी आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। तो तारीख में हड़ताल कभी बंद ही नहीं होगी, सारे मसले तो हल ही नहीं होते हड़तालों की वजह से। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कर साहब, आपकी खबर की तरफ आते हैं। मुझे कसूर में लड़की के साथ ज्यादती की गई थी, मुलज़िमान आखिर पकड़े तो गए। रात को मुझे पता चला, असलम खान ने बताया कि वो कहीं सरहद पार कर रहे थे। अच्छा। क्योंकि हमारा प्रोग्राम की वजह से जाहिर है उन पे प्रेशर आया, और थोड़ी सी हिम्मत हमारे, उनको बड़ी मेहरबानी SSO साहब की, उन्होंने हिम्मत की। खान साहब, आप हमारे साथ हैं, असलम खान साहब कसूर से। जी, एक तो तफसील बताइए कि वो बड़ा ड्रामाई अंदाज में वो फरार हो रहे थे, वो क्या कहानी है और कहाँ से पकड़े गए? साहब, ये जो FIR होने के बाद इन्होंने पहले ड्रामा किया कि अफगानिस्तान फरार हो गए, फिर इन्होंने ड्रामा किया कि ईरान फरार हो गए। जब ये हमने मुसलसल इस पे प्रोग्राम में फॉलोअप दिया, तो जब जिनकी कल पर्सन की बेल जब खारिज हुई है, तो इन्होंने पहले प्लान तैयार किया हुआ था कि अगर हम जो बाहरी बेल खारिज होती है तो हम इंडिया फरार हो जाएंगे। तो मगर पुलिस को पहले इनके तमाम मनसूबों का पता चल चुका था। जैसे ये इंडिया की जानिब भाग रहे थे, फरार होने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ SHO उनको दबोचा और दोनों गिरफ्तार कर लिया। मगर बता चलूँ कि ये जब SHO गिरफ्तार किया गया, थाने में उनको बड़ा VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। जब हम कल वहाँ पर जा रहे थे तो SHO के पास में बैठा हुआ तफसील पूछ रहा था, तो मुलजमान का जो भाई है वो SHO का ऐसे हाथ के इशारे से ऐसे बुला रहा था जब SHO से तनख्वाह लेता हो। और कल 8 से 10 वकला जो है ना सारे दिन जो है वो थाने के आसे पैसे रहे और जो है ना कोशिश करते रहे। अच्छा, दूसरी बात है, यहाँ का जो मुकामी MP है वो भी दबाव डाल रहा है DPO के पास कि मुलजमान को जो है ना जी चालान ना किए जाए। चालान करने से पहले हम जो है ना जो मुद्दइया हैं या मुलजमान जो मुद्दई है उनको राजीनामा करने में जो है राजी कर लेंगे। जी का तो ये MPA कौन है? ये MPA साहब कौन है जो दबाव डाल रहे हैं? यहाँ के मुकामी MP ही है ना, मलक अहमद सईद इनका नाम है, और ये मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। जो लड़की के घर वालों पर तो कोई नहीं प्रेशर डाला जा रहा कि मुकदमा वापस ले लें या उनके खिलाफ आवाज ना उठाएं, डाला जा रहा है। और अभी तक तो मैं अभी बताता हूँ कि ये नून लीग के जो किसी ने भी जो MP है, मैंने कोई भी बंदा उनके दादरसी के लिए या उनका जो अफसोस के लिए अभी तक घर पे तक नहीं पहुंचा। अच्छा, तो धमकियां दी जा रही हैं उन्हें? हाँ जी, राजीनामा के लिए राजीनामा कर लें जो है ना। और दूसरे ये दोनों जो मुलजमान है, मैं बता चलूं, एक से में जो सिकंदर है वो मेडिकल का साल 2 का तालिब इल्म है, और दोनों सगे मामू। तो लड़की वाले तो इतने बात नहीं है, तो धमकियों के खौफ की वजह से क्या राजीनामा करने पर तैयार हो रहे हैं? नहीं, वो बच्ची तो बिल्कुल तैयार नहीं है। वो कहती जी मेरे साथ जो हो गया, मैं तो जो है किसी भी सूरत में चाहे मुझे जान भी देनी पड़ जाए, मैं राजीनामा नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, बहरहाल हम इतना जरूर कहेंगे उसको, मैं अगर सुन भी रही हूँ तो हम जो है इसको फॉलो अप करते रहेंगे। बिल्कुल साथ हैं। आगे बढ़ते हैं क्लास्टर साहब।
क्लासा साहब, आपकी खबर की तरफ मैं आती हूँ। वजारत दाखिला की आखिर ऐसी क्या मसरूफियत थी, इसे मसरूफियत कहा जाए नाअहली कहा जाए, क्योंकि मसरूफियत की वजह से 150 जो पुलिस अफसरान थे वो अक़वाम मुत्तहिदा पर जो अमन मिशन था उस पर जा ही नहीं सके। ऐसी क्या ज़रूरी काम थे कि उनकी फाइलें नहीं देखी हमारे वज़ीर दाखिला साहब ने? वज़ीर दाखिला आपको पता है बहुत ज़रूरी कामों में मसरूफ़ हैं। 3 फरिश्ते जो भेजे थे उन्होंने मुज़ाकरात के लिए, पूरी कौम उन 3 फरिश्तों को ढूंढ रही है, वो शायद उसको मसरूफ़ हैं उनमें, वहाँ से निकलें तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट फाइल वर्क के लिए कोई टाइम मिले। जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं और चीज़ें हैं वो बड़ी इंतहा शॉकिंग हैं कि यूएनओ का एक यहाँ मिशन आया था यूनाइटेड नेशन का 2 साल पहले। उन्होंने पाकिस्तान के कुछ ये 380 के करीब जो यहाँ पे पुलिस अफसरान और एहलकार थे उनका इंटरव्यूज़ के बाद उनकी सिलेक्शन की थी कि दुनिया के मुख्तलिफ जो पीस मिशन हैं यूएनओ उनको रन करती है उसमें वो भेजे जाने थे। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब से नवाज ली गई है पावर में, पाकिस्तान का नंबर जो कभी यूएनओ पीस मिशन में नंबर्स के हिसाब से दूसरे नंबर पे था, ये जब से वे आए हैं मसरूफ़ उसके बाद ये 7वें नंबर पे आ गए हैं। अच्छा। अब दुनिया सबसे ज़्यादा कम हमसे सिपाही लेती है, हमसे पुलिस वाले लेती है। वो कहते हैं और उसकी वजह कोई नाअहली या कोई इनकम्पिटेंसी नहीं है कि इनकम्पिटेंट है, नाअहल है, वट उसकी वजह ये वजारत दाखिला है। एक स्कैंडल आया था पहले जब यहाँ पे रहमान मलिक साहब थे, ये वजीर दाखिला थे, कि जॉइंट सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज उन्होंने माल बनाने का ये तरीका इख्तियार कर लिया था कि जितने भी लोगों को एनओसी मिलना है उन्होंने पाकिस्तान से बाहर लेना, उन्होंने कहा जी आप हमें नोट दिखाएं। अच्छा। अपना काम करा लें। अब एक नया काम हुआ है चौधरी साहब ने जो किया है, जो बहुत बड़ा स्कैंडल है मेरा ख्याल है, उस पर उनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। मैंने उनके स्पोक्समैन जो उमर हमीद साहब हैं उनसे भी रब्ता किया था, उनसे पूछा था, उन्होंने कि मैं फैक्ट्स में चेक करके फिर कोई इस पर बात करने की पोजीशन में हूँगा। इसके मुताबिक जो मेरे पास से डॉक्यूमेंट्स हैं 27 अक्टूबर 2013 तक ये डेडलाइन थी यूएनओ ने कि 150 से ज़्यादा वुमेन और मेल हमारे ये पुलिस ऑफिसर थे या एहलकार थे जिनको भेजा जाना था, उन तमाम की फाइल्स ये वजारत दाखिला में स्टक होकर रह गई हैं। उनके पास टाइम नहीं था चौधरी साहब के पास, वो उन फाइलों को देखते, उनको क्लियर करते, यूं वो डेट गुजर गई और पाकिस्तान 150 के करीब अपने जो नोट दिखाने और मूड बनाने वाला मामला था। इसी तरह ये तरीका होता है, ये इनका तरीका होता है कि लोगों को इतना तंग करें, जलील करें। ये खुद से अच्छा, रिश्वत की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। स्टोरी को मैं थोड़ा सा हट के बात करूं कि आपसे कोई मांगता नहीं है पैसे, आप ऐसा तरीका करते हैं, ऐसी दहशत फैला देते हैं, ऐसे आप टूल्स इख्तियार करते हैं कि अगला कहते हैं जान छुड़ाओ, इनको पैसे दो, निकल जाओ, और आगे से 2 मिनट ड्रामा भी करते हैं, छोड़ें जी पैसे हम तो नहीं लेते, लेकिन फिर लेते भी हैं। अब चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं इन्होंने सारी पावर्स अपने पास रख ली हैं। हालांकि बेसिकली ये काम जो है ये नेशनल पुलिस इसका है, इनका जो ब्यूरो है ये उसका काम है कि वो लिजान करे उनके साथ। अच्छा, इन्हीं पेपर्स में साथ जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमारी सिविलियन साइड जो है पुलिस वाले जो थे इनका नंबर जो था कभी ये दूसरा नंबर था दुनिया भर जो हम यहाँ से मंगवाए जाते थे। हमारी फौज जो है आज भी पाकिस्तानी फौज क्योंकि GHQ बरह रास्त डील करता है, वहाँ पे रेड टैपिज्म नहीं है। दुनिया भर में जो पीस मिशन के लिए पाकिस्तान नंबर 1 पे है और इस वक्त पाकिस्तान के 7598 फौजी हैं जो बैरून मुल्क अपनी वहाँ पे वो अपने आप को वो कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं और बड़ा नाम कमा रहे हैं, फॉरेन रिजर्व कमा रहे हैं। हमारी पुलिस का नंबर 7वां। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, हैरानी होगी, दुनिया अब ये बांग्लादेश की पुलिस पे ज्यादा बिलीव करने लगी है। इस वक्त बांग्लादेश का नंबर सबसे ज्यादा है और उनका 1823 इनके पुलिस ऑफिसर वहां मौजूद हैं। बांग्लादेश के बाद जॉर्डन है, सेनेगल है, इंडिया है, नेपाल है, नाइजीरिया है और पाकिस्तान 7वें नंबर पे है। अब मजीद पाकिस्तान नीचे आएगा क्योंकि चौधरी साहब को टाइम ही नहीं मिला। वो बड़ी बड़ी बम्बास्टिक तकरीरें कर रहे थे, वो अमेरिका से लड़ रहे थे, वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, वो 3 फरिश्ते भेज रहे थे जिनका पूरी कौम को नहीं पता वो 3 फरिश्ते कौन थे। और ये कहते हैं कि उन्होंने जो सिस्टम बनाया हुआ है वजारत दाखिला में, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि वहाँ से NOC ले आना भी एक तरह का जन्नत का टिकट है कि पहले एक सेक्शन ऑफिसर साहब फाइल तैयार करते हैं, उसके बाद DS को जाती है, DS से जॉइंट सेक्रेटरी को जाती है, जॉइंट सेक्रेटरी से ये उसका सेक्रेटरी और फिर वजीर के पास जाती है और फिर वहीं से वजीर से सेक्रेटरी, सेक्रेटरी से जॉइंट, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, फिर आपका सेक्शन ऑफिसर और फिर जाके NOC होता है। इसमें महीने लग 2 सालों में अंदाजा करें। 2011 अक्टूबर में UNO मिशन आया, उन्होंने ये लिस्ट दी, जो मेरे पास मौजूद है पूरे नामों की 380, उन्होंने लिस्ट दी और 2 साल दी हुकूमत पाकिस्तान को वजारत दाखिला के हजूर इनके नाम क्लियर करके भेज दें। 2 सालों में इनसे काम नहीं हो सका। ये दुनिया को रन कर रहे हैं, ये अमेरिका को टक्कर लिए हुए हैं, ये तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अपनी कैपेसिटी ये है। साहब कह रहे हैं कि चौधरी साहब तो अभी आए हैं, मार्च से इसका मतलब है ये पीछे रहमान मलिक साहब बैठे हुए थे, तो कोई गलतियां हैं ना। रहमान मलिक साहब आई थी, एक काजी साहब इन 27 अक्टूबर सारी इनकी हुकूमत जून से आई हुई है। काजी साहब खुदा का खौफ करें, जून से हुकूमत आई हुई है। जून, जुलाई, 2 सालों से आई है, 2 सालों से आई है, आपने बताया ना अभी।
ये लिस्ट ना पहले क्लियर हुए, 380 में से 150 रह गए थे, बाकी क्लियर हो गए। रहमान मलिक के हम और बहुत सारी बुराइयां करते रहते हैं, कम से कम इस मामले में उन्होंने कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा घपला नहीं करके गए। इनके जिम्मे 5 महीने थे चौधरी निसार अली खान साहब और इनकी वजारत के पास, 5 महीनों में ये 150 ये NOC जारी नहीं कर सके, एक बात। और दूसरी बात यह है कि आप इन पावर्स को डेलीगेट करें चौधरी साहब। और 2 मुझे पता चला है कि एक DMG के अफसर, एक पुलिस के अफसर को रखा गया था इसी काम के लिए कि आप बैठें और फाइल वर्क देखें, कॉरेस्पॉन्डेंट करें। उनके साथ वो सख्ती की गई और इस तरह की जबान उनके साथ यूज की गई, उनको कोई धमकियां शमकियां और गुस्से का इजहार किया गया कि दोनों छोड़ के चले गए कि सर आपके साथ तो काम नहीं हो सकता। तो आप जैसे साहब तो चौधरी निसार से पूछ ही सकते हैं, आखिर मसरूफियत तो बता दें कि आपने इतने अफसरान को भेजा नहीं, तो मसरूफियत मैं तो बिल्कुल नहीं पूछ सकता। क्यों? मैं तो बिल्कुल नहीं पूछ सकता, मुझे पूछूंगा कोई फतवा लगा बैठूंगा। चौधरी साहब बड़े गुस्से वाले बंदे, उन्होंने सेनेट में हमने उनका गुस्सा देखा, मेरे ऊपर वैसे हर वक्त गुस्से में रहते, इसलिए मेरी तो जरूरत नहीं है। किसी और से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप। और दूसरी बात यह है कि चौधरी साहब कभी टेलीफोन नहीं रखते अपने पास। अच्छा। उनको ढूंढना भी एक बहुत बड़ा, वो पाक इस्लामाबाद का सॉरी, वो बहुत खुशकिस्मत सहाफी होगा जिससे चौधरी साहब बात कर लेते होंगे। वो किसी को नहीं मिलते, वो किसी को टेलीफोन नहीं है। हैं कि 150 पुलिस अफसरान जो टैलेंटेड थे जिन्हें सेलेक्ट किया गया और था। इसका नुकसान क्या हुआ शाजिया, ये बहुत सारा फॉरेन रिजर्व आता है, पुलिस वाले बाहर जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कुछ नई चीजें सीख के आते हैं, आपको डॉलर्स मिलते हैं, मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। आपने जुल्म किया, आपको कहा गया कि 150 बंदा है, आप इसको NOC जारी करें और आपके पास 5 महीनों में इतना टाइम ही नहीं, आपके पास टाइम नहीं था, डेलीगेट कर देते पावर्स किसी को, ये लें और इनके NOC जारी करें। हो सकता है आपको चौधरी निसार की तरफ से कोई प्रोग्राम के तवज्जो से कोई जवाब आ जाए, जवाब आए तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे प्रोग्राम में ब्रेक जरूर करेंगे, फॉलो अप करेंगे इसका। उमर हमीद साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो हमें इसका फॉलो अप के तौर पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। मैंने कल भी उनको फोन किया था, आज भी मेरी सुबह बात हुई है उनसे। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। फिलिपाइन में कैसा हजारों लोग मर गए हैं, क्या हालात हैं इस वक्त? 10,000 लोग मरे हैं। मैंने ये स्टोरी इसलिए रखी है शाजिया क्योंकि हम जो गरीब मुल्क हैं बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं जो गैसेज हैं और ये जो पोल्यूशन है, लेकिन हम उसके सबसे बड़े रिसीविंग एंड पे होते हैं। मतलब पाकिस्तान जो है वो चौथा यानी तीसरा या चौथा बड़ा विक्टिम बन सकता है। तो ये जो हो रहा है दुनिया में, ये इसलिए हो रहा है कि एक तो समंदर का लेवल ऊपर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन पैदा करने वाले अमीर सनती मुल्क अमेरिका है, अब चाइना भी शामिल हो गया और यूरोप भी है। और ये तैयार नहीं है किसी सूरत भी कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली लगाएं जो इंडस्ट्री है, क्योंकि वो लगाने के लिए इन्हें थोड़े से अपने प्रॉफिट कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो ये जो हमें सैयारा मिला है, जो हमारे बड़ों ने हमें दिया था, फिर हमने आगे दे के जाना है लोगों को। तो इसका हम जो जिस तरह हमने स्टोरी की थी कि हम कुदरती जो नेचुरल ज़राए हैं उनको कैश में तब्दील करना ही ग्रोथ समझते हैं, तो ये हो रहा है और हम उसमें बड़े वल्नरेबल हैं। 2010 में हमारा बड़ा आया था, हम आइंदा और फिर हम पैसा नहीं खर्च कर रहे इन पानियों को जो है एक रास्ता देने के लिए या एक पॉजिटिवली एक प्रोडक्टिव उनको यूज़ करें। तो पूरी अब ये आज वियतनाम में ये टकरा रहा है, वहाँ से 6-7 लाख आदमी इवैक्यूएट हुए, वहाँ 10,000 बंदे कह रहे हैं और जो है और कई शहर सफ़े हस्ती से ख़त्म हो गए हैं। तो ये हैं हमारे वो गुनाह जो हम तरक्की और इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे कर रहे हैं। सही, आगे बढ़ते हैं। क्लास साहब आपकी खबर की तरफ मैं आती हूँ। इस्लामाबाद में पुलिस वाले ही पुलिस वालों की हिफाजत कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया, तो आम शहरी कहाँ जाएगा, आम आवाम कहाँ जाएगी? आम आवाम का काम है कि वो दिन रात मेहनत करे, अपनी ये हलाल की कमाई कमाए और टैक्सेस दे हुकूमत पाकिस्तान को, जिनसे इनको तनख्वाहें दी जाएं और पूरे मुल्क का सिस्टम चले। आवाम का तो ये करना चाहिए। इस वक्त इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं। भत्ताखोरी देख लें, उसमें पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं। उसमें आप ये किडनैपिंग देख लें, उसमें आपको पुलिस वाले मिलेंगे। आप यहाँ पे कार चोरी के सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, उसमें पुलिस वाले शामिल हैं। और मेरे कुछ जानने वालों की कारें चोरी हुई, मैंने 2-4 अपने जानने वाले पुलिस ऑफिसरों से कहा कि हजूर को मेहरबानी फरमाएं। उन्होंने कहा क्लासा साहब आप अपना वक्त ज़ाया करिए, बाकायदा मैं आपको रिकॉर्ड ना अपना वक्त ज़ाया करें ना हमारा करें, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। कार चोरी हो गई, अल्लाह खैर सला, आप भी अपने दोस्तों को भूल। यस, ये मैं आपको बिल्कुल उस पर बता रहा हूँ जो मेरे सामने मेरे साथ हुआ है। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, बेबस हैं। मेरे अपना ये ड्राइवर है, उनकी सिस्टर की गाड़ी उनकी चोरी हुई है, उस बेचारे ने कहा जी कुछ आप कर लें। मैंने 2-4 से बात की, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा हम बेबस हैं। तनख्वाही लेनी आती है मुफ्त की, वो घर बैठे ये घर बैठे हुए हैं। तो बता रहा हूँ, इस्लामाबाद के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस साहब सिकंदर हयात साहब, द माइटी एंड द ऑनरेबल, उन्होंने अपने घर पे 6 कांस्टेबल रखे हुए हैं।
जिनका काम घर के काम करना होता है मोस्टली, वो उनके बच्चों को ड्यूटियां देते हैं, वो उनकी ड्यूटीज देते हैं घर पे। जब मसरूफ ये चलते हैं, अलहदा स्कॉट होते हैं उनके साथ, वो उसको देख लें। सबसे बड़े जो हैं सिर्फ यहाँ पे 70 के करीब पुलिस ये मुलाजमीन जो हैं इस्लामाबाद पुलिस के, वो अपने 10-12 अफसरों के घरों की ड्यूटियां दे रहे हैं या साहब की ड्यूटी दे रहे हैं। ये अंदाज़ा करें कि इस्लामाबाद के 10-12 पुलिस ऑफिसर जो हैं उन्होंने 70 के करीब जो अपने मुलाजमीन हैं अपने घरों पर रख लिए हैं या दफ्तरों में रख लिए हैं कि हमारी सिक्योरिटी करेंगे, हमारे बच्चों की करेंगे और हमारे साथ घुमा फिरें करेंगे। सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे मैंने कहा सिकंदर हयात साहब जो हैं उन्होंने 6 मुलाजिम अपने घर पर रखे हुए हैं। चलो 2 रख लें भाई, 3 रख लें, चलो 4 रख लें, 6 रखे हुए हैं और उस पर अंदाज़ा करें लाखों रुपए उनकी सिक्योरिटी पे खर्च हो रहे हैं, जो उनको तनख्वाहें मिल रही हैं। इसके बाद जो उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है वो SSP ऑपरेशंस हैं। पूरी कौम जानती हो कि जब सिकंदर वाला मामला हुआ था इस्लामाबाद में और सिकंदर ने गन पे पूरे इस्लामाबाद को हॉस्टेज किया था, तो जो मसरूफ उनसे मुज़ाकरात करने गए थे वो डॉक्टर रिजवान उनका नाम है, SSP ऑपरेशंस हैं। वो सबसे प्रिविलेज पुलिस ऑफिसर हैं इस्लामाबाद पुलिस के, लाडले हैं। उनके साथ 10 होते हैं, 10 उन्होंने गन मैन रखे हुए हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता किस किस्म की थ्रेट है। इतनी तो शायद वजीर आजम के पास भी सिक्योरिटी नहीं होगी, शायद वजीर दाखिला, अच्छा वजीर दाखिला जो है चौधरी निसार अली खान साहब, वो इस्लामाबाद में एक सिक्योरिटी गार्ड है उनके लिए एक है। डॉक्टर रिजवान ने अपने लिए 10 रखे हुए हैं। ये आपको बताता जो मजे की बात है ये। वो अब एक लंबी लिस्ट है मेरे पास कि इन्होंने यहाँ पे जान मोहम्मद साहब हैं, डीएजी हैं, उन्होंने अपने साथ 4 उन्होंने रखे हुए हैं। कितने हैं इनको क्लासा साहब? 10 तो नहीं हो सकते, ये इनकी मर्जी है। अच्छा भाई आप मुझे बताएं, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को कौन गाइड कर सकता है? आप और मैं कर सकते हैं कि आपने कितने बंदे रखने या नहीं रखने? उसकी मर्जी, वो पूरी फोर्स अपने साथ उसको चला ले और रख ले, जो उसका जी चाहता है कर ले। अब ये देखें 6 बंदे उन्होंने घर पे रखे हुए हैं, बाकी उनके साथ एस्कॉर्ट अलहदा करते हैं। और उसको डॉक्टर रिजवान को देखें 10 उसने गनमैन रखे हुए हैं। 10 ये छोटी तादाद नहीं है भाई, खुद आप पुलिस मैन है, जाने ज्यादा कीमती हैं। आम आवाम तो बस बेचारे ऐसे ही चलते फिरते हैं, इनकी जाने ज्यादा कीमती हैं। ये मेरे पास वो सारे नाम हैं, अगर कहें टाइम है तो मैं पढ़ देता हूं कि इन लोगों ने ना सिर्फ दफ्तरों में सिक्योरिटी ली हुई है, चलो मानते हैं जरूरी है, इनको सिक्योर होना चाहिए, लेकिन ये घरों पे इन्होंने अपने घरों पे जो रखे हुए हैं 6-6, 7-7, 8-8, 4-4, 5-5, और आप कभी स्कूलों के बाहर जाएं इन्हीं की गाड़ियां खड़ी हैं, पुलिस की गाड़ियां मिलेंगी, वही पुलिस के ड्राइवर मिलेंगे। अवाम इनके लिए कमाती है, ये अपनी सिक्योरिटी के लिए और अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए इन्होंने रखे हैं। ये मेरे पास लिस्ट मौजूद है, ये मेरे पास एक पूरी लिस्ट मौजूद है कि कैसे पुलिस के टॉप अफसरान ने बैठ के बंदर बांट कर लिया। 70 से ज्यादा सिक्योरिटी के लोग अपने घर पे रख लिए या अपने साथ रख लिए। बाकी इस्लामाबाद के अवाम जाने, भट्टाखोर जाने और क्राइम जाने। बिल्कुल, अवाम का अल्लाह हाफिज है। आगे बढ़ते हैं क्लास साहब। उस दिन भी प्रोग्राम में फ्राइडे को हमने बात करनी थी, आपने खबर शेयर करनी थी कि सेनेटर अनवर बेग को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का चेयरमैन लगाया गया है। कर सकते हैं वो ये? शादिया, ये बड़ा आपने मुझे याद दिलाया, मेरे तो जहन से उतर चुकी थी, उस दिन खबर रह गई थी। अनवर बेग साहब की मैं मुख्तसर साहब को बता दूं कि ये पिछले बेनजीर भुट्टो के बड़े करीबी साथियों में से समझे जाते थे और बेनजीर भुट्टो साहबा इन पे बड़ा ट्रस्ट भी करती थी। लेकिन जब वो जरदारी साहब बने इस मुल्क के सदर, तो जो पहला उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव आर्डर जारी किया था वो यही कहा था कि अनवर बेग को कहें मेरे सामने मत आया करे। उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग छोटी सी स्टोरी है कि उन्होंने ये समझते थे कि जब ये मौलाना फजल रहमान को वजीर आजम बनाया जा रहा था, और ये 2002 की बात है, तो बेनजीर भुट्टो भी राजी हो गई थी और ये सदर जरदारी जेल में थे और जरदारी साहब चाहते थे कि मौलाना फजल रहमान इस मुल्क के वजीर आजम बने ताकि मैं जेल से छूटूं। तो उनको किसी ने जाके बताया जरदारी साहब को कि अनवर बेग साहब जो हैं, इन्होंने जाकर बेनजीर भुट्टो को कहा कि अमेरिकन कहते हैं कि अगर आपने मौलाना को बनाया वजीर आजम तो फिर हमारी आपके साथ बातचीत नहीं हो सकेगी और डील खराब हो जाएगी। इसकी हमेशा डिनाइल की है उन्होंने, अनवर बेग ने। वो कहते रहे हैं कि बेनजीर भुट्टो साहबा किसी की मैसेंजर पे बात मानने वाली नहीं थी, अमेरिकन उनसे खुद भी बात कर सकते थे। लेकिन उनके जहन में रहा है, जरदारी साहब के जहन में, कि शायद ये अनवर बेग साहब जो हैं इन्होंने ही ये वजीर आजम नहीं बनने दिया था मौलाना फजल रहमान को, और मैं 2 साल मजीद जेल में बैठा रहा था। तो उनको पार्टी से आउट किया गया, उनको टिकट नहीं दी गई, उनको एक तरह का आउट क्लास किया गया। वो उसके बाद उनके पास बड़ी तजवीज़ें थी जो फिर बाद में नवाज शरीफ साहब की पार्टी में शामिल हुए। जो मेरा ख्याल है स्वीट रिवेंज लिया है ये अनवर बेग ने जरदारी साहब से, और जरदारी साहब माइट है ये यू टर्न के, ये स्वीट रिवेंज के हैं कि अब वही अनवर बेग जिसका वो मुंह नहीं देखना चाहते थे जरदारी साहब, आज उनका सबसे बड़ा जो कामयाब जिसको प्रोग्राम कहते हैं बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आज उसके वो चेयरमैन लग चुके हैं। मेरा ख्याल है इससे बेहतर रिवेंज अनवर बेग साहब भी नहीं ले सकते थे कि जरदारी साहब जब भी पढ़ेंगे कि बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो चेयरमैन है वो वही अनवर बेग हैं जिनका वो मुंह नहीं देखना चाहते थे। ये मैं छोटी सी एक बैकग्राउंड शेयर करना चाहता था इसका। चले, सियासत में सब कुछ चलता है क्लासा साहब,
कुछ भी एक सा नहीं रहता, ना मूड एक से रहते हैं, ना आपकी दोस्तियां एक सी रहती हैं, ना आपकी दुश्मनियां एक सी रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लास साहब, कैसा साहब, कल मैं टीवी पे खबर देख रही थी, बड़ा ही अफसोस हुआ, बड़ा ही मुझे दुख हुआ। लाहौर में, लाहौर का इलाका है सब्जाजार, यहाँ पर एक 2.5 साल बच्ची नूर फातिमा, कल सारा दिन ये खबर टीवी पे चलती रही, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने प्रोग्राम में ज़रूर ये डिस्कस करूँ कि हमारी आवाम को भी किस तरह से इस पर सोचना चाहिए कि अगर पंजाब में पतंगबाजी पर पाबंदी लगाई गई है तो क्यों पतंगबाजी की जाती है। छोटे छोटे इतने बच्चों की जानें इससे ज़ाया हो चुकी हैं। कल नूर फातिमा अपने बाप के साथ मोटरसाइकिल पर, सुबह संडे था, नाश्ता लेने के लिए गई कि रास्ते में कोई कटी पतंग की डोर आई, उस डोर ने उस 2.5 साल बच्ची की जो गर्दन थी वही तन से जुदा कर दी। और जब पुलिस वहाँ का जो मुतल्लिका थाना था उनसे रब्ता किया गया, उन्होंने कहा ये हमारी हदूद में नहीं आता, आप नवाकोट चले जाएं। नवाकोट से रब्ता किया, उन्होंने कहा हमारी हदूद में नहीं आता, आप इकबाल टाउन थाने चले जाएं। ये का सब क्या ट्रेंड है। एक जो थाना है वो इतनी मुसीबत किसी खानदान पे आ जाती है वो कबूल करने को तैयार है। दूसरी बात ये कि हमारी आवाम को सीखने की जरूरत है। एक ऐसा इवेंट जिससे हजारों जानें जाया हो चुकी हैं, सैकड़ों जानें जाया हो चुकी हैं, उस पर पाबंदी लग चुकी है, तो क्यों इसको माना नहीं जाता, इस पर अमल नहीं किया जाता? शादी अमल हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मर्जी जोर जोर से बोल रहे, मैं अर्ज करता हूँ, जब आप अपने देखें, आप एक समाज, एक घर, एक सोसाइटी ना एक ऐसे बाग की तरह होती है जिसे आप कट एंड ट्रिम करते हैं, आप उस पर अखराजात करते हैं। अभी 70 लोग वो लेके बैठे हुए हैं, पुलिस नहीं है, आपके कोई टाउन प्लानिंग नहीं है, हमारी आवाम की भी कुछ जिम्मेदारी है। आप बात सुन लेना, आप एक एक्सीडेंटल किस्म की ग्रोथ हो रही है कि इधर घर बना लो, इधर बना लो, उसके बाद कोई पता नहीं है। पहले SHO होता था, छोटी आबादी होती थी, पता होता था यहाँ कौन रह रहा है, कौन, लॉ एंड ऑर्डर पे भी आप काबू कर लेते थे। अब यूं एक मशरूम ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ हुई चली जा रही है, बिल्कुल ऐसी हो रही है जैसे कोई किसी बीमार इंसान का जिस्म सूझना शुरू हो जाए। तो फिर जब आप ये भी स्टोरी करेंगे ये एक्सीडेंट क्यों होते हैं भाई, जब सड़कें थोड़ी और गाड़ियां ज्यादा हो जाएंगी तो एक्सीडेंट होंगे। ठीक है, आपको उन फंड, लॉ एंड ऑर्डर हो और जिंदगी में एक तरतीब, एक मुनज़्ज़म जिंदगी, बात से इत्तेफाक नहीं करती, कोई बात नहीं, आप ना करें, लेकिन मुझे अर्ज करने दें। बात यह है कि आप उस वक्त तक, एक अमेरिका है मिसाल के तौर पे, वहां एक ऑर्डर्ड सोसाइटी है, वहां क्यों पे इस तरह के हादसे कम होते हैं? मुझे ये बता दें कि जो एक मिनट कश्मीर में जलजला आया, 80,000 बंदे मर गए, उतना ही जलजला कैलिफोर्निया में आया, वो नहीं मरे, क्या वजह है? तो आपको समाज को तरतीब और हिफाजत के असूलों के तहत समाज को बनाना पड़ता है। जिम्मेदारी नहीं बनती है, हर टाइम हम हुकूमत को ब्लेम करते रहते हैं। ठीक है, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया, हमारी आवाम की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं कि ऐसे कामों से इज्तनाब किया जाए जिससे आपकी सोसाइटी को नुकसान पहुंच रहा है। शायद बड़ी आपने अच्छी और खूबसूरत बात की है। अवाम हमारे मासूम बन चुके हैं, बिल्कुल, हमने और मीडिया ने पर्टिकुलर ऐसा मजलूम पैदा कर दिया, 18 करोड़ लोगों को हमने बना दिया कि आप बड़े मजलूम हैं, दुनिया बड़ी जालिम है और हुक्मरान तो सबसे बड़े जालिम है। और हम भी ये बात कहते रहते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की, क्या इनको कोई सेंस नहीं है? क्या घर वालों का कोई काम नहीं है? जो लाज बनाए जाते हैं, क्या उसके लिए जो है वो एक घर की छत पर जाके नहीं खड़ा हो सकता, नहीं पता चल सकता कि कौन पतंग उड़ा रहा है। हजूर, जिस जंगल में आप रह रहे हैं, जहाँ पे चर्चों पे हमले हो रहे हैं, जहाँ पे आप जो है आपके पास एक टका नहीं है समाज चलाने के लिए, जब आप मेरी बात सुने, आप तो रहे अरबों रुपए के फार्म हाउसेस में रहे, आबादियों को आप जिल्लत में रखें, वहाँ जुर्म ही पकता है सर, जुर्म ही, एक मिनट ठहरे, जुर्म ही होता है वहाँ पे। अब मुझे बताएं, कराची में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट छपी है कि कराची में लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की सबसे बड़ी वजह है कि टाउन प्लानिंग नहीं है, कोई पता नहीं कौन कहाँ रह रहा है। भाई समाज में आप एक जदीद साइंटिफिक तरीका है रियासत को चलाने का। अब ये तो मुझे लगता है आप कानून की बात कर रहे हैं, ये लगता है जैसे आपको 1000 साल पीछे बैठे हैं। आज समाज को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए साइंस मौजूद है, मीन्स मौजूद है, मगर आप बैठे हुए हैं 50,000 साल पहले। यही होगा। अब मुझे बताएं, इस बात को छोड़ें, 1132 एक दिन में आप 1 करोड़ रहे हैं। तो काजी साहब, इसका भूख से क्या ताल्लुक है? ये तो एक अलग इशू है, ये एक अलग इशू है, इसका अलग इशू है काजी साहब। जुड़े हुए इशू, जब आपकी गली तंग होगी, पतंगबाजी भूख से क्या ताल्लुक है काजी साहब? हर वक्त भूख नहीं होती। जब आप टाउन प्लानिंग नहीं करेंगे, जब अपने पार्क आप छतों पे चढ़े रहेंगे, तो मेरे ख्याल में ये आई थिंक थोड़ा सा हमें, तो छतें तो हर घर में होती हैं, इसमें टाउन प्लानिंग कहाँ से आई? क्लास है, मुझे अपना टेक दे दे, मुझे क्लोजिंग भी देनी है। आज काजी साहब को हमने खेलने की बात नहीं है, आप बात ये कर रहे हैं, अब आप अमेरिका के रिजल्ट चाह रहे हैं एक पसमानदा रियासत से। अमेरिका कहाँ से आ गया काजी साहब? मरते हैं लोग, जहाँ क्यों मर रहे हैं लोग? अभी अमेरिका ने मारा है, अब पतंगबाजी होगी, अभी अमेरिका ने मारा है, 1100
30 बच्चे जो रोजाना मर जाते हैं वो मैंने मारे हैं। तो ये अमेरिका ने नहीं मारा, ये बच्ची अमेरिका ने नहीं मारी। क्लास साहब अपना टेक दे, मुझे क्लोजिंग मैंने ये देनी नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा अमेरिका ने, मैं ये मेरा ख्याल है क्लोज ही कर दें। काजी साहब आज सुनने के मूड में नहीं है, आप चलाने के शायद प्रोग्राम क्लोज जो ही कर आपको दें। नहीं आते हजूर, अच्छा, इसलिए ये हो रहा है। काजी साहब सुनने के मूड चले में कोई नहीं है। टेक दे दे, मुझे क्लोजिंग देनी है, लोग आपका भी वर्जन सुनना चाह रहे हैं क्लास साहब। नहीं आप आज काजी साहब सुनने के मूड में नहीं है, तो मेरा ख्याल है बेहतर ये है कि आप क्लोजिंग दे ही दें। मैं ठीक कहा। अच्छा, आप क्या ये बच्ची भी में ज्यादा खबर बच्ची भी अमेरिका ने मारी है। उफ, ये किसने आवाम को ये एजुकेट किसने करने कहा? की जरूरत है, हमारा मैं मीडिया गलत सिविल बात सर्विस नहीं करे। कर रही, ये मैंने हर नहीं बात- कहा। तो इस Don't बात lie. में अमेरिका को क्यों Don't कोट lie. कर रहे मैं ये हैं? नहीं कह चले मैं आज क्लोजिंग मैं ये बात ही नहीं कर रहा, आप बात ही और कर रही हैं। नहीं, मैं बात और नहीं कर रही, हर बात में अमेरिका मैं ये को कह रहा हूँ इन्वॉल्व कि करना या आपको ये सिस्टम कहना। चाहिए, सिस्टम जो आपके पास नहीं है। लेकिन एक पतंगबाजी से जो बच्ची मरी है उसमें सिस्टम का क्या ताल्लुक है? हमारे अपने लोगों को भी अपनी ग्रूमिंग करनी सोचना चाहिए शुरू कर दें, और शायद कुछ आपको सोचना। कभी समझ आ जाएगा। चले इस पे ठीक सोचने है, दें। चले ठीक है, आज आपको खेलने का हमने मौका दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते आवाम के लिए मैसेज कि अगर किसी चीज़ पर पाबंदी लगती है, किसी काम पर पाबंदी लगती है, आपके अपने फायदे के लिए। बच्चे मरते हैं, आपके अपने बच्चे हैं, किसी एक घर का बच्चा मरता है तो जरा सोचिए कि आपके घर में भी बच्चे हैं। तो इसलिए इन कामों से जरा इज्तनाब कीजिए। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर। कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।